6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? ठीक है, तो इस प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती का मतलब क्या है। जैसे 6n, अब n की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, 6 की पावर 1 कितना होता है? 6। 6 की पावर 2 रखते हैं n की जगह। 6 की पावर 2 का क्या मतलब है? 6 गुना 6, इसका मतलब अच्छी कुछ को 36। 6 की पावर 3 रखते हैं, ये कितना आ गया? 36 आ गया ना। 6 की पावर 3 रखते तो क्या हो गया? 6 गुना 6 गुना 6, कुछ कुछ 36, 36 का 216। ध्यान से देखिएगा, ऐसे पावर मैं और भी करता रहूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हर एक पावर के अंत में क्या आ रहा है? 6। इसमें 2 रखा तो क्या आ गया? 6। 3 रखा तो क्या आ गया? 6। कुछ भी रख लीजिए, 4 रख लीजिए, तब भी क्या आएगा? अंत में 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसने पूछा कि किसी भी पावर n की पावर कोई ऐसी रखें, 10, 15, 20, 25, 10, 10 की पावर 6 की पावर 10 रखें, तो क्या कोई एक ऐसा अंक आएगा जिसके पीछे 0 हो? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। लेकिन सिद्ध कैसे करना है वो भी देखिए। एक बात समझो कि कोई भी संख्या अगर जिसके पीछे 0 आता है ना, तो वो संख्या 5 से जरूर भाग होती है। जैसे मान लो, आप ले लो 20, 50, 100, कोई भी अंक ले लो, इसके पीछे क्या रहा है? 0, 0, 0। ये संख्या 5 से जरूर भाग होगी। इसको देख लो, 5 से भाग हो जाएगी। इसको भी 5 से भाग किया जा सकता है, इसको भी 5 से पूरा का पूरा भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसका गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा। इतनी बात ही सिंपल है। तो अब 6n के गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6n, 6n का गुणनखंड क्या होगा? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, इसकी पावर n। अब इसकी पावर को करेंगे तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब इसमें कहीं 5 आया? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया। क्या लिखेंगे? 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया। तो हमने लिख दिया कि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके n पर रखेंगे तो वो अंक 0 पर समाप्त होगा। इसलिए क्या लिखेंगे हम? तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। रिकैप करते हैं, देखो, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से जरूर भाग होगी। हमने ये लिखा कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका गुणनखंड किया लेकिन इसमें तो 5 आया नहीं, तो हमने क्या लिखना है कि 6n के भाज्य गुणनखंडों में 5 है नहीं, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जहां पर 6n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? अब देखो, सबसे पहला एक शब्द आया आपका भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है वो समझते हैं। जो आपकी भाज्य संख्या होती है ना, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या, एक मिनट, कोई एक ऐसी संख्या जो अपने आप को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या होती हो? विभाजित होती हो। क्या होती हो? विभाजित। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपका है 8। ठीक है, ये किस किस से भाग होता है? ये 2 से ही भाग होता है, 4 से ही भाग होता है, अच्छा 1 से ही भाग हो जाता है, और 8 से ही भाग हो जाता है। तो ये क्या हो गई आपकी भाज्य है, क्योंकि एक और खुद को छोड़कर ये 2 संख्याओं से भी विभाजित होती है। ठीक है, अच्छा मान लो अब 3 ले लेते हैं। 3 किस किस से भाग होती है? ये सिर्फ 1 से भाग होती है और 3 से भाग होती है। तो क्या ये भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ 1 और 3 से भाग होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5। अब ये किस किस से भाग होता है? 1 से और 5 से। तो ये क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 1 और 5 से भाग होता है। लास्ट एग्जाम्पल 10। ये किस किस से होता है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है।
क्यों? क्योंकि यह 1 और 10, 1 और स्वयं को छोड़कर 2 और 5 से भी विभाजित होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको देखना है। अब देखो 7 पहले रकम लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या रहा है? कॉमन जब लेते हैं कि प्लस से इस साइड वाला और प्लस से उस साइड वाला, उसमें कॉमन क्या है? देखो इसके पास भी 13 है और उसके पास भी 13 है, तो कॉमन क्या आ गया? 13। इसके पास क्या बच गया? 7 गुना 11, और इसके पास क्या बच गया? 1। अब 1 क्यों बच गया? और देखो कॉमन लेने का मतलब उससे भाग कर दो, 13 से भाग कर दो, 13 से भाग कर दो। ठीक है, तो 13 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 13 गुना 7 गुना, अब 13 की इससे गुणा करें तो क्या आएगा? 13 गुना 7 गुना 11। 13 की 1 से करें तो क्या आएगा? 13 एकम 13। ठीक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 13 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो लिख देंगे अतः तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखो प्लस के उस साइड और प्लस के इस साइड क्या चीज़ कॉमन है? जी 5 कॉमन है, क्योंकि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो 5 ले लिया कॉमन। क्या बच गया? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 7 की इससे करेंगे, 5 की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 की 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? वही लाइन जैसे ये यहाँ लिखी थी वही यहाँ लिखनी है। अतः जो ये संख्या है वो 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो हमने लिख दिया। ठीक है, रिकैप करते हैं। देखो पहले ये संख्या लेनी है, इसमें से कॉमन लेना है अपने 13। आपने क्या लिखना है कि यह 13 से विभाजित होती है, इसलिए भाज्य संख्या है। वैसे ये लिखनी है, इसमें से कॉमन लेना है 5, और आपने क्या लिखना है कि यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यह क्वेश्चन कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ है? वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब गोला है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये बताना है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से रवि चलना स्टार्ट करता है, एक बार समझ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। ठीक है, तो रवि है, रवि यहाँ से भागना स्टार्ट करता है और यहाँ वापस आ जाता है 12 मिनट में। ठीक है, तो 12 मिनट के बाद फिर वापस भागता है और यहाँ वापस आ जाता है, फिर 12 मिनट लग के मतलब 12 24 मिनटों बाद वापस यहीं आ जाता है, फिर काट के 36 मिनटों बाद यहीं आ जाता है। समझ रहे हो? 12 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 12 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर 48, इसी प्रकार 12 12 मिनट के गैप पर ये पहुँचता रहेगा 60। और ऐसे ही एक सोनिया है, वो 18 मिनट लगाती है। अब यहाँ से स्टार्ट किया उसने 18 मिनट, पहले बार चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर पूरा करने में लगा दिया उसने टाइम 36 मिनट, 18 दूनी 36, तीसरा चक्कर पूरा करने में टाइम लगा देगी 54। क्यों? 18 फिर 18 फिर 18 54। ठीक है, 18 18 का गैप, 18 36 18 54 18 चौक 72। ठीक है, अब देखो ये कब मिलते हैं? ये मिलते हैं 36वें मिनट पे। क्यों? 36 मिनट में ये 3 चक्कर काट चुका होगा रवि, और सोनिया दूसरा चक्कर काट के होगी। ठीक है, तो कब मिलते हैं? ये 36 मिनट में। ये तो कॉमन बात हो गई। अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है? उसके लिए हमें निकालना पड़ता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था
ठीक, तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो 12 और 18 का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 12 का फैक्टर करना है और 18 का फैक्टर करना है। ये जाता है 6 पे, 2 चुका 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3, 18 भी इसी प्रकार कितने हो जाएगा, 2 निमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया बोलो, 2 गुणा 3, और ये क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। क्या चीज़ कॉमन है, 3 और 2। मैंने क्या कहा था कि एलसीएम कैसे निकलता है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख दो, 2 और 3, ठीक है, एक बार लिख दिया, जो बाकी बच गया उसको लिख दो, 2 गुणा 3। जो चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन था एक बार लिख दिया, 3 कॉमन था एक बार लिख दिया, बाकी जो बच गया उसको लिख दो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 36 मिनट। वे कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। वैसे भी हमने ऐसे समझने के लिए किया था, समझ गए। थैंक यू।